बच्चे रोज मैसेज करते हैं कि अब काउंसलिंग के बारे में गाइड कीजिए। ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग के बारे में बताने वाला हूँ, स्टेट कोटे की काउंसलिंग के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए आपको इसको प्रोसेस करने के लिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो राउंड्स होते हैं, काउंसलिंग के राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्टडी राउंड, ये सब के बारे में मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, अब इसमें आपको मैं बता दूं, क्लियर कर दूं पहले ही, दो तरह की काउंसलिंग होती है। ये दोनों अलग अलग तरह का है, एक ऑल इंडिया कोटे का और एक स्टेट कोटे का। तो बच्चों, CW काउंसलिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। आपका नीट का रिजल्ट आ चुका है और बच्चे रोज मैसेज करते हैं कि अब काउंसलिंग के बारे में सर गाइड कीजिए, काउंसलिंग के बारे में बताइए। तो बच्चों, आपको एक बेहतर कॉलेज मिल सके इसके लिए आपको कुछ जानकारियां होनी चाहिए। आज मैं वो सारी जानकारियां आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखो, सबसे पहली चीज तो क्या है, आपको बता दूं काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या होता है, काउंसलिंग किस तरह की होगी, किस किस तरह की काउंसलिंग होगी। ठीक है, मतलब मैं क्या क्या मोटी मोटी बात आपको बताने वाला हूं। ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग के बारे में बताने वाला हूं, स्टेट कोटे की काउंसलिंग के बारे में बताने वाला हूं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए आपको इसको प्रोसेस करने के लिए वो मैं आपको बताने वाला हूं। और जो राउंड्स होते हैं, काउंसलिंग के राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, स्टडी राउंड, ये सब के बारे में मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले जिसकी हम काउंसलिंग करने जा रहे हैं, भाई आधी जंग आपने फतेह कर ली है अगर आप यहां पर काउंसलिंग लिस्ट में आ गए हैं। तो अगर आप क्वालिफाई कर चुके हैं नीट, तो आधी जंग आपने जीत ली है। अब बाकी आधी जंग जीतने के लिए आपको काउंसलिंग प्रोसीजर का पता होना चाहिए। तो मैं बेसिक से सारी बातें आपको क्लियर करता हूं। देखो, मोटा मोटा देखा जाए तो नीट यूजी के लिए यहां पर आप देखेंगे तो MBBS और BDS की मिलाकर के जो सीट्स हैं हमारे पास, ऑल इंडिया कोटे और स्टेट कोटे की मिलाकर के लगभग 1,36,000 के आसपास, मोटा मोटा देखें तो 1,37,000। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, अभी वैसे नीट की मैट्रिक्स आई नहीं है, MCC ने पूरी सीट की मैट्रिक्स अभी डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन जो पिछले साल की सीट्स थी और इस साल जो बढ़ने की संभावना है, 9,000 सीटें करीब बढ़ने की संभावना है, उसके हिसाब से ये आपकी बनती है 1,36,000 समथिंग। इसमें आपको बता दूं, जो गवर्नमेंट सीट्स हैं वो गवर्नमेंट सीट्स हैं लगभग 63,000 और जो प्राइवेट सीट्स हैं वो लगभग है 73,000। ठीक है, अब इसमें आपको मैं बता दूं, क्लियर कर दूं पहले ही, दो तरह की काउंसलिंग होती है, दो तरह का काउंसलिंग आपको मिलेगा। अच्छा, ये सीट मैट्रिक्स के बारे में बता चुका हूं, ये टेंटेटिव अभी फिक्स नहीं है। ये जब नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको फिर से जानकारी दूंगा। अभी MCC ने अपनी वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। ठीक है, तो जनरली जो होना चाहिए वो मैंने आपको डाटा दिया है लास्ट ईयर का डाटा देख करके, और जहां ये कंफर्मेशन हुआ है कि कितनी सीट बढ़ गई हैं, उस कंफर्मेशन के बेस पर मैंने आपको ये डाटा दिया है। ठीक है, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, फिक्स डाटा नहीं है। ये फिक्स डाटा जब MCC काउंसलिंग का डिक्लेरेशन करेगी तब उनकी वेबसाइट पर अपलोड होगा, वो भी आपको शेयर किया जाएगा, मैं उसकी जानकारी भी आपको दूंगा। अभी क्या है साहब, मैं पहले कंफ्यूजन क्लियर कर दूं आपको। यहां पर काउंसलिंग की जब बात कर रहे हैं ना, तो दो तरह का काउंसलिंग होता है साहब। ये दोनों अलग अलग तरह का है, एक ऑल इंडिया कोटे का और एक स्टेट कोटे का। ये दोनों मिक्स नहीं है, ये दोनों के लिए अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग यहां पर आपको वेरिफिकेशन करना पड़ता है। देखो, मैं आपको क्लियर करूं, ऑल इंडिया कोटे में 15% सीट जो स्टेट की वो शामिल हो जाती हैं। ठीक है, किसी स्टेट, कोई भी स्टेट है, जैसे राजस्थान हो गया, अब राजस्थान में जितनी भी सीटें हैं उसका 15% ऑल इंडिया कोटे में जाता है ना। मैं आपको क्लियर कर दूं, महाराष्ट्र हो गया, उसकी जितनी भी सीटें हैं उसका 15% ऑल इंडिया कोटे में जाता है और बाकी 85% स्टेट कोटे में जाता है। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन से नेक्स्ट आपके ऑल इंडिया कोटे में सीट अवेलेबल रहेंगी, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। बस ये दो चीजें मिक्स मत करना, ऑल इंडिया काउंसलिंग अलग होती है, स्टेट काउंसलिंग बिल्कुल अलग होती है। ये दोनों कई बार एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। तो इनका पूरा प्रोसेस मैं आपको समझाने वाला हूं कि क्या क्या प्रोसेस होगा, क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कौन से डॉक्यूमेंट हमको जरूरत पड़ेंगे। सबसे पहले देखो, ये ऑल इंडिया कोटे में आप देखोगे तो 15% गवर्नमेंट सीट्स जो है, गवर्नमेंट सीट्स कौन सी, स्टेट वाली जितनी गवर्नमेंट सीट है वो इस काउंसलिंग में शामिल होगी। इसके अलावा एम्स की 100%, जिपमेर का, सेंट्रल और डीम यूनिवर्सिटीज का, ये सेंट्रल और डीम यूनिवर्सिटीज जितनी भी सीटें हैं वो ऑल इंडिया कोटे में शामिल होगी। और इसकी काउंसलिंग कौन कराएगा, इसकी काउंसलिंग MCC कराएगी। ये कहां होगी, MCC की वेबसाइट पर होगी। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा, ये पैरेलल में चलता है। कई बार ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग के बाद में होता है स्टेट का काउंसलिंग, कुछ स्टेट का काउंसलिंग साथ साथ पैरेलल में चलता रहता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रोसेस है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग अलग होगी, स्टेट कोटे की काउंसलिंग अलग होगी। आप अगर राजस्थान के रहने वाले हैं
तो आप दोनों काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल हैं और स्टेट काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल है, लेकिन दोनों के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल है और स्टेट काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल है, लेकिन दोनों का प्रोसेस अलग अलग होगा। आप किसी भी स्टेट से, तो उनके लिए ये स्टेट की काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग, इसका प्रोसीजर मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग में क्या शामिल होता है? स्टेट काउंसलिंग में शामिल होता है जो 85% सीट बच गई, जो ऑल इंडिया कोटे में 15% देने के बाद में जो 85% सीट बच गई, ये आपकी स्टेट काउंसलिंग में शामिल होगी। इसके अलावा स्टेट में जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं वो सबकी काउंसलिंग भी स्टेट कोटे से ही होगी, ये स्टेट काउंसलिंग से ही होगी। ये दो अलग अलग काउंसलिंग है, आप दोनों को डिफरेंस करके चलें, ये दोनों सेम काउंसलिंग नहीं है। ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग अलग है और स्टेट कोटे की काउंसलिंग अलग है। ठीक है, देखो अब इसमें और आपको बता दूं मैं, ये कौन कंडक्ट करेगा? स्टेट वाली, जैसे ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग एमसीसी कंडक्ट करती है, तो स्टेट कोटे की काउंसलिंग हर स्टेट का अलग अलग प्रोसेस होता है, अलग अलग बॉडी होती है, वो गवर्न करती है, मतलब स्टेट बॉडी गवर्न करेगी। इनकी वेबसाइट्स क्या होंगी, मैं उनकी जानकारी भी आपको पूरी पूरी दूंगा। ठीक है, देखो भाई, अब मैं क्लियर कर दूं पहले 15% कोटे का, पहले 15% कोटे का पूरा मैं कंफ्यूजन दूर कर दूंगा आपका। ऑल इंडिया काउंसलिंग में क्या क्या शामिल होता है? देखो, ऑल इंडिया काउंसलिंग में जितनी भी एमबीबीएस और बीडीएस की स्टेट्स की सीट होती हैं 15%, वो सब शामिल होती हैं। राजस्थान की 15% इसमें शामिल हो जाएगी, महाराष्ट्र की 15% इसमें शामिल हो जाएगी, कर्नाटक की 15% इसमें शामिल हो जाएगी, मध्य प्रदेश की 15% इसमें शामिल हो जाएगी, यूपी की 15% इसमें शामिल हो जाएगी। मतलब हर स्टेट की 15% एमबीबीएस और बीडीएस की सीटें सब इसमें ऑल इंडिया काउंसलिंग में शामिल होती हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या शामिल होता है? इसके अलावा साहब, ये बीएचयू जो है, बीएचयू की 100% सीटें यहीं से फिल होगी। मतलब बीएचयू के लिए अलग से कोई काउंसलिंग नहीं होगी, बीएचयू का 100% सीट ये ऑल इंडिया काउंसलिंग में ही शामिल होगा। इसके अलावा ये एम्स की, जितनी भी एम्स की एमबीबीएस की सीट्स हैं, एम्स का 100% एमबीबीएस का सीट ऑल इंडिया कोटे में शामिल होगा। इसके अलावा जिपमेर जो पौंडीचेरी है, ये इनका ऑल इंडिया कोटा जो है वो पूरा इसी काउंसलिंग से कंडक्ट होगा, मतलब इनकी अलग से काउंसलिंग नहीं होगी। अगला मैं बता दूं आपको और क्या क्या शामिल है। एएमयू का, डीयू का, वीएमएमसी का, एबीवीआईएमएस का, ये ऑल इंडिया कोटा जो है सबकी काउंसलिंग इसी में शामिल होगी। ठीक है, मैं आपको बता दूं जामिया मिलिया इस्लामिया, ये जेएमयू, ये यहां पर इसकी भी पूरी सीटें लगभग इसी में शामिल होती हैं। क्या वेरिफिकेशन है मैं अभी बताऊंगा आपको, कितना सीटें शामिल होता है इसमें, ये सब आपको बताऊंगा। और ऑल इंडिया कोटे की जो ईएसआईसी की सीटें हैं वो सब इसमें शामिल होंगी। मैं और बता दूं, यहां पर इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उसका 15% जो डीयू का कोटा है, वो डीयू एफिलिएटेड कॉलेज जो है वो सब इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जो 11-12 जिन्होंने दिल्ली से किया है, दिल्ली का डोमिसाइल है जिनका, उनकी 85% सीट भी इसी में शामिल होगी। मतलब दिल्ली के लिए अलग से काउंसलिंग नहीं होगी, वो इसी के थ्रू हो जाएगा। अच्छा, ये एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसमें थोड़ा सा सीट का एलोकेशन देख लें। 50% तो क्या है, इंस्टीट्यूशनल है, और 50% ये नीट की एमसीसी काउंसलिंग है। मतलब एएमयू की 50% सीटें तो ऑल इंडिया कोटे से भरेंगे, ये ऑल इंडिया कोटे में सब एलिजिबल है, कोई भी भर सकता है, लेकिन बाकी की 50% जो है ना, उसका लिमिटेशन होता है, ये इंस्टीट्यूशनल होता है, ये इंस्टीट्यूशनल कोटा है, उस कोटे के हिसाब से भरी जाती है। अब वो कोटे का वेरिफिकेशन क्या है, ये 3 ईयर ऑफ स्टडी ऑफ एएमयू क्वालिफायर, ये एएमयू का अलग से वेरिफिकेशन है। मोटा मोटा बात करें, ऑल इंडिया कोटे के लिए एएमयू की कितनी % सीटें अवेलेबल है? 50%, और बाकी 50% कहां से भरी जाएंगी? वो इंस्टीट्यूशनल है ना भाई। ऑथर ये क्या है, एएमयू अपने अकॉर्डिंग, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग उनको भरता है। ठीक है, दूसरा देखो जामिया मिलिया इस्लामिया, ये जामिया मिलिया इस्लामिया में देखोगे तो इसके 50 बीडीएस की जो सीटें हैं ना, उसमें से 50 में से 47 तो एमसीसी की काउंसलिंग से भरी जाएंगी, यानी ऑल इंडिया काउंसलिंग से भरेंगे। बाकी जो बची हुई 3 है ना, वो इंस्टीट्यूशनल है, वो अपने इंस्टीट्यूट के रूल्स के हिसाब से भरी जाती है। ठीक है, अब बीएचयू की बात करें, बीएचयू की ऑल इंडिया कोटे में 15% सीट इसी से भरी जाएंगी, एमसीसी की काउंसलिंग से भरी जाएगी। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, फिक्स है, ये बीएचयू की इसी से भरी जाने वाली है। ठीक है, ये मैंने मोटा मोटा आपको दे दिया, मोटा मोटा आपको आइडिया दे दिया कि 15% कोटे में कौन कौन सी सीटें आ जाती हैं, कौन कौन सी सीटें शामिल हो जाती हैं, ये कौन सी काउंसलिंग, एमसीसी, ये ऑल इंडिया कोटे की 15% सीट की काउंसलिंग। अच्छा, अब इनमें कौन कौन से कोर्स ऑफर्ड होते, कौन कौन से कोर्स के लिए काउंसलिंग होता है? तो नो डाउट सबसे पहला ऑप्शन आएगा एमबीबीएस, ये एमबीबीएस की सीटें यहां से आप भर सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अच्छा मैं दोनों काउंसलिंग के लिए जनरल बता रहा हूं, ऑल इंडिया कोटे के लिए भी और स्टेट कोटे के लिए भी।
तो ऑल इंडिया कोटे में एक तो आप देखेंगे ये एमबीबीएस के लिए होता है, ठीक है। दूसरा ये आप देखेंगे यहां पर डेंटल के लिए होता है, बीडीएस के लिए होता है। दूसरा जिसको अपन बीएमएस बोलते हैं, ये बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, है ना। ये बीएचएमएस होता है, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। ये बीयूएमएस होता है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। बीएसएमएस होता है, बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिकल एंड सर्जरी। और बीएससी नर्सिंग, और बीएससी नर्सिंग। देखो इन काउंसलिंग के थ्रू ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग और स्टेट कोटे की काउंसलिंग, इनमें ये कोर्स ऑफर्ड होते हैं। जो भी बच्चे नीट में एलिजिबल हुए हैं, जो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, उन बच्चों के लिए ये सारे कोर्स ऑफर्ड हैं। अब कुछ ऑल इंडिया कोटे से होते हैं, कुछ स्टेट कोटे से होते हैं। इनकी सीट मैट्रिक्स जैसे ही एमसीसी अपडेट करेगा मैं आपको शो करूंगा, या पुराने 2025 के डाटा के आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब लेटेस्ट डाटा आ जाएगा तो उस लेटेस्ट डाटा के बेस पर आपको फिर से बताऊंगा कि कहां कितनी सीटें अवेलेबल हैं, और साथ में उस काउंसलिंग का प्रोसेस भी बताऊंगा। साथ में उस काउंसलिंग के लिए गाइड भी करूंगा कि कैसे आपको प्रोसेस करना होगा, कौन सी कैसे बेस्ट अपन चॉइस को फिलिंग करें ताकि कोर्स हमें मिल सके, ठीक है। तो बच्चों अब सबसे इंपॉर्टेंट कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की अपने को जरूरत पड़ेगी, मैं आपको क्लियर कर दूं। ये डॉक्यूमेंट की जरूरत काउंसलिंग के समय बिल्कुल नहीं पड़ती है। इन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है अपने को जब कॉलेज अलॉट हो जाता है और जब आपको रिपोर्टिंग करनी होती है कॉलेज में, उस समय आपको इन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। काउंसलिंग के समय इन डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं है। काउंसलिंग प्रोसेस चाहे वो ऑल इंडिया कोटे का हो, स्टेट कोटे का हो, वो ऑनलाइन होता है। अब आपको देख सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लेने चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके सामने है क्या, यह है नीट यूजी कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर। यह कब आएगा, जब काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा। मतलब ये तो अपने आप ऑटोमेटिक जब काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा तो आपके पास रेडी हो जाएगा। दूसरा क्या है, 10th की मार्कशीट, ठीक है, 10th क्लास की मार्कशीट। दूसरा माइग्रेशन सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तीसरा कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप किस कैटेगरी के हैं, आप एससी कैटेगरी में आते हैं, एसटी में आते हैं, पीडब्ल्यूडी में आते हैं, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं, ठीक है, जो भी आपका कोटा है। ऑल इंडिया कोटे में आप ओबीसी में आते हैं, ठीक है, स्टेट कोटे में आप किसी और कैटेगरी में आते हैं, तो वो कोटे के हिसाब से आपका ये कैटेगरी सर्टिफिकेट तैयार होना चाहिए, ठीक है। कुछ केसेस में ऑल इंडिया में कोई जाति ओबीसी में आ जाती है तो स्टेट कोटे में वो जनरल में आ जाती है, तो उस हिसाब से ये आपको पूरी जानकारी होगी कौन सी जाति किस स्टेट में कहां कौन से कोटे में आती है, तो वो तैयार करके रखें। अगर आप कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो वो आपको तैयार करके रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा यहां पर नीट यूजी का जो एडमिट कार्ड है ये आपके पास तैयार होगा। नीट यूजी का जो एडमिट कार्ड है ये आपने जब एग्जाम दिया था तब आपने डाउनलोड किया था। दूसरा क्लास 12th की मार्कशीट, ये 12th की मार्कशीट भी आपके पास तैयार होगी, ठीक है। आधार कार्ड ओरिजिनल, ये ओरिजिनल तैयार रखना है आपको। मैं आपको बता दूं इन सब की, ये जितने भी डॉक्यूमेंट है ना, इनकी 3-3 जेरोक्स कॉपी अटेस्ट करके रखनी है। 3-3 जेरोक्स कॉपी अटेस्टेड करा के एडवांस रखनी है, ठीक है। अच्छा, आधार कार्ड ओरिजिनल भी ले जाना पड़ेगा वहां जब कॉलेज में रिपोर्टिंग करने जाओगे। 10-12 की मार्कशीट ओरिजिनल भी ले जानी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा वो नीट का एडमिट कार्ड प्रिंट आउट निकाल के ले जाना पड़ेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी ले जाना पड़ेगा और जेरोक्स भी ले जानी पड़ेगी। तो जेरोक्स तो इन सब की 3-3 कॉपी आपको रखनी है, क्या करके, पूरा का पूरा अटेस्टेड करा करके। सेल्फ अटेस्टेड भी उसमें करना होता है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद नीट यूजी का जो स्कोर या रैंक कार्ड है, अभी ये भी आ चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, तो आपका रैंक कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया है, ये भी रखें, ठीक है। स्कूल से आपको टीसी सर्टिफिकेट मिलता है, ये टीसी सर्टिफिकेट भी आपको तैयार रखना है, ठीक है। इसके अलावा 6 से 8 फोटोग्राफ, जो आपने जब एग्जाम भरा था तो एग्जाम भरते समय आपने फोटो खिंचाए थे, उस समय फोटो आपके पास जो होंगे ना, वही फोटो चाहिए, कोई और फोटो नहीं चाहिए। जो उस समय आपने एग्जाम में सबमिट किए थे, जो आपने एग्जाम पर अपलोड किए थे, जो फोटो खिंचा करके आपने एग्जाम दिया था, वही फोटो आपको तैयार रखने, 6 से 8 पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। अच्छा, अब ये बता दूं बस एक ही चीज आप बाद में करवा पाएंगे, बाकी सब रेडी कर सकते हैं। ये नीट यूजी का जो अलॉटमेंट लेटर है ये सबसे बाद में मिलेगा, काउंसलिंग के बाद में, काउंसलिंग का रिजल्ट आने के बाद में, ये बाद में मिलेगा, बाकी सब आप तैयार कर सकते हैं। और मैं तो कह रहा हूं इन सबकी 3-3 कॉपी जेरोक्स करा के रखो, सेल्फ अटेस्टेड करके, अटेस्टेड करवा करके, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये आपके पास तैयार होगा, है ना, ये आपके पास तैयार है, ये आपके पास रेडी है, ये आपके पास रेडी है। मैं तो कह रहा हूं ये भी आपके पास रेडी है, मैं तो कह रहा हूं ये भी स्कूल से मिल चुका है, ये भी आपके पास रेडी है। इनमें आप सर्च करो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवाओ, कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, पुराना है तो अपडेट करवाओ, ठीक है। अब इसका नोटिफिकेशन अभी आ जाएगा, ये एमसीसी वाले बताएंगे कि कौन सा चाहिए, 6 महीने पुराना चाहिए, 8 महीना पुराना चाहिए, 1 साल पुराना चाहिए, तो जो भी है आपके पास इसको अपडेट करके रखो, ठीक है। बस एक बचेगा, ये उस समय ही आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा।
तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके तैयार होने चाहिए, मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी। मैं एक बार फिर ओवरव्यू दे दूं, डॉक्यूमेंट्स का ओवरव्यू दे दूं। नीट यूजी का अलॉटमेंट लेटर, ये काउंसलिंग का रिजल्ट आने के बाद मिलेगा। 10th की मार्कशीट, ठीक है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, नीट यूजी का एडमिट कार्ड, ठीक है, इसके अलावा क्लास 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, ठीक है, इसके अलावा नीट यूजी ट्रांसफर, नीट यूजी का रैंक कार्ड, ट्रांसफर सर्टिफिकेट 6 से 8 पासपोर्ट साइज फोटो, ये सब आपको रेडी रखने हैं। और डॉक्यूमेंट 10th की मार्कशीट ओरिजिनल रखनी है, प्लस जेरोक्स रखनी है, ठीक है। मैंने आपको पूरा आइडिया दे दिया कि इसकी जेरोक्स तो सबकी करा के रखनी है 3 कॉपी। इसके अलावा ओरिजिनल सर्टिफिकेट क्या क्या जाएंगे, मैंने पूरी जानकारी दे दी। तो बच्चों अब मन में ख्याल आता है, क्या इस 15% कोटे में क्या रिजर्वेशन है क्या? तो बिल्कुल 15% कोटे में रिजर्वेशन है। मैं पूरा डिटेल आपको दे देता हूं। ये ओबीसी कैटेगरी के लिए 27%, एससी कैटेगरी के लिए 15%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, एसटी कैटेगरी के लिए 7.5%, पीडब्ल्यू के लिए कितना 5%, और बाकी जो बचता है वो सब किसके लिए, जनरल कैटेगरी के लिए। तो बिल्कुल बच्चों इसमें रिजर्वेशन है। बच्चों अब स्टेप बाय स्टेप मैं तुम्हें समझाता हूं कि ये 15% कोटे की जो नीट यूजी काउंसलिंग है उसका प्रोसेस क्या होता है। देखो सबसे पहला, जैसे ही एमसीसी की वेबसाइट पर ये काउंसलिंग की डेट आती है, रजिस्ट्रेशन ओपन होता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वहां जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना है। कहां होगा, www.mcc.nic.in पर ये वेबसाइट है बच्चों, ये वेबसाइट है, ठीक है, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। ये www.mcc.nic.in, इस पर जाकर के लॉगिन करना होता है। किससे, मतलब रजिस्ट्रेशन करना होता है। किससे करेंगे, रोल नंबर से, एप्लीकेशन नंबर से और पर्सनल डिटेल से। आप जब पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसके बाद में क्या होगा, फी पेमेंट करना होगा। अब फी पेमेंट में एक तो होता है रजिस्ट्रेशन चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है नॉन रिफंडेबल। ये रजिस्ट्रेशन चार्ज जो होगा ना, ये नॉन रिफंडेबल होता है। लास्ट ईयर ये लगभग 1000 रुपए था, लास्ट ईयर ये था 1000 रुपए। इस साल का नोटिस आएगा तो वो इंफॉर्मेशन आपको मैं दे दूंगा। दूसरा चार्ज कौन सा भरना पड़ता है, दूसरा सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट ये रिफंडेबल होता है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल होता है। ये कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे, आप वास्तव में सीरियस हैं क्या काउंसलिंग करने के लिए। क्या होता है, कई लोग सीखने के लिए जबरदस्ती लॉगिन कर लेते हैं और जबरदस्ती उनको लेना नहीं होता है ना। स्टेट कोटा से बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा, ऑल इंडिया की कोटिंग में काउंसलिंग में वो समय खराब करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, पहले वो रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं 1000 रुपए, ये नॉन रिफंडेबल होगा। उसके बाद में कुछ यहां पर रिफंडेबल चार्ज होता है जो कैटेगरी वाइज वेरी करता है, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है। लास्ट ईयर का मैं आपको बताऊं तो जनरल कैटेगरी के लिए था 10,000, एससी एसटी कैटेगरी के लिए था लगभग 5,000, और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है। इस साल का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। मैं मोटा मोटा आपको जानकारी दे रहा हूं, आपको तसल्ली हो जाए कि काउंसलिंग बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसमें भी आपको पूरा गाइड किया जाएगा। जैसे साल भर आपको हर चीज में गाइड किया है, काउंसलिंग में भी आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। तो प्रोसेस क्या है, पहला प्रोसेस, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा एमसीसी की साइट पर जाकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। किससे होगा, रोल नंबर से होगा, एप्लीकेशन नंबर से होगा, पर्सनल डिटेल से होगा। उसके बाद में एक फी आपको पे करनी पड़ेगी जो नॉन रिफंडेबल होगी। जनरली कितनी थी, लास्ट ईयर 1000 रुपए। एक फी पे करनी होती है काउंसलिंग के लिए जो रिफंडेबल होती है, जो बाद में मिलती है। इसका प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रिफंडेबल होता है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या है, उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी होती है कि आपको अपनी रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज मिलेगा। ये चॉइस फिलिंग जैसे ही एमसीसी की वेबसाइट पे आएगी मैं आपको वो फिलिंग करना भी सिखाऊंगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद चॉइस को लॉक करना होता है टाइम पीरियड में, फिक्स टाइम पीरियड में लॉक करना होगा, मतलब वो टाइम निकल ना जाए। अगर लॉक नहीं किया तो गड़बड़ हो जाती है, तो आपको एक फिक्स टाइम पीरियड में चॉइस लॉक करना होगा। उसके बाद फिर जब डेट निकल लॉकिंग के बाद में सीधे रिजल्ट आता है, फिर तो सीट अलॉटमेंट होता है। एमसीसी आपको सीट अलॉटमेंट करेगी कि आपको फलाने कॉलेज में ये वाली सीट आपको मिली है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर आप वो लेटर आप डाउनलोड करेंगे, फिर मैंने वो प्रोसेस बताया आपको कि जब आप रिपोर्टिंग करने जाएंगे तो ये अलॉटमेंट लेटर लेके जाएंगे, साथ में डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। वो डॉक्यूमेंट की जरूरत कहां पड़ती है, डॉक्यूमेंट की जरूरत रिपोर्टिंग के समय पड़ती है, अभी काउंसलिंग के समय कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। तो एक ओवरव्यू ले लो, काउंसलिंग का ओवरव्यू क्या, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला काम क्या करोगे, एमसीसी की साइट पर जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वहां जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करोगे। किससे करोगे, रोल नंबर से, एप्लीकेशन नंबर से और अपनी पर्सनल डिटेल से। फिर क्या करना है, फी पेमेंट करना है। एक फी लगेगा आपका, कौन सा, जो नॉन रिफंडेबल होगा। दूसरा सिक्योरिटी डिपॉजिट वहां पर करना होगा। ये करने के बाद ही आप थर्ड स्टेप पे आएंगे, और थर्ड स्टेप क्या होगा, चॉइस फिलिंग होगा। चॉइस फिलिंग में आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग
प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपको अच्छा लगता है, कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिल करेंगे। उसके बाद क्या होगा, विद इन टाइम पीरियड, जो भी लास्ट डेट है उससे पहले चॉइस को लॉक करेंगे। चॉइस लॉक करने के बाद में आपका सीट अलॉटमेंट होगा, ठीक है, रिजल्ट आएगा, सीट अलॉटमेंट आएगा। वो सीट अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना है। वो लेटर डाउनलोड करके जब रिपोर्टिंग के समय आप जाएंगे तो रिपोर्टिंग के समय जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको ये लेकर के जाना होगा। तो ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अब ये शेड्यूल कब तक आने की संभावना है, देखो मैं बता दूं, एमसीसी की वेबसाइट पर ये तो अपडेट हो गया है कि नीट यूजी काउंसलिंग 2026। पहले आप वेबसाइट खोल के देखते थे तो उसमें 2025 दिखाता था, अब वो 2026 दिखाने लगा है। तो जल्द ही ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता दूं पूरा जो टेंटेटिव प्लान था, जो प्लान था वो क्या था, वो प्लान था साहब 21 जून को आपका नीट का एग्जाम होगा, 20 जुलाई तक आपका रिजल्ट आना था जो पहले ही आ गया, 17 जुलाई को ही आ गया। उसके बाद ये सीट मैट्रिक्स मोस्ट प्रोबेबली अभी एक आध हफ्ते के अंदर, मोस्ट प्रोबेबली 2-5 दिनों के अंदर ये रिलीज हो जाएगी, ठीक है। ये मान के चलो जुलाई लास्ट तक ये अपलोड हो जाएगी। उसके बाद क्या रहता है साहब, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा अगस्त के फर्स्ट वीक में, और अगस्त के ही सेकेंड वीक तक ये लॉक करना होगा, और अगस्त में ही ये मान के चलो सेकेंड या थर्ड वीक तक सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। मतलब ये मान के चलो 15 अगस्त के आसपास आपका ये सीट अलॉटमेंट लेटर भी आ सकता है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये राउंड 1 का जो रिजल्ट आया, ये राउंड 1 की काउंसलिंग थी, राउंड 1 का जो रिजल्ट आया उसके लिए आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। वो रिपोर्टिंग डेट भी मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के अंदर ही आ जाती है। ये मैंने मोटा मोटा आपको बताया पिछले सालों के आधार पर। अब बाकी जो भी अपडेट होगा, क्या डेट्स आती हैं, क्या टेंटेटिव डेट्स एमसीसी डिक्लेयर करती है, मैं उसकी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। मैं एक जानकारी यहां पर साझा कर रहा हूं कि भैया काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, क्या करना होता है, ताकि बच्चे पैनिक ना करें, है ना। अब देखो भाई, इसमें मैं क्लियर करूंगा आपको, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, मॉप अप राउंड, ये बच्चे बहुत सुनते हैं। मैं आज पूरा ज्ञान दे दूं तुम्हें। ये राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 क्या है, ये मॉप अप राउंड क्या है, स्टेरी राउंड क्या है, इन सब की पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं। देखो बच्चों, आपने फर्स्ट काउंसलिंग करी ऑल इंडिया कोटे से, उसमें सीट मैट्रिक्स आपने फिल कर दिया। अब आपको कोई सीट अलॉट हो गया। अब सीट अलॉट हो गया तो इसको बोलते हैं राउंड 1 का रिजल्ट आ गया। अब क्या करना है आपको, अब यहां पर आपकी चॉइस का कॉलेज मिल गया आपको अगर आपको आपकी चॉइस का कॉलेज मिल गया तो आपको वहां जाके रिपोर्टिंग करनी है, डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, और आपका काउंसलिंग खत्म हो गया, आपका काउंसलिंग खत्म हो गया। लेकिन आपको आपकी चॉइस का कॉलेज नहीं मिला, आपको आपकी चॉइस का कॉलेज नहीं मिला, तो फिर 2 ऑप्शन बनते हैं। एक ऑप्शन बनता है कि आप वहां पर रिपोर्टिंग ही ना करें, कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग ही ना करें, इसको बोलते हैं फ्री एग्जिट। फ्री एग्जिट का मतलब क्या हो गया कि आपको वो सीट नहीं मिलेगी, आपको वो सीट नहीं मिलेगी, आपने वो सीट सरेंडर कर दी। अच्छा, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ऑटोमेटिक आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो गए, इसको बोलते हैं फ्री एग्जिट। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं पहले क्लियर कर दूं, आपको सीट मिला, आपको नहीं चाहिए, ठीक है, और आपने वहां पर सरेंडर कर दिया, कॉलेज में गए नहीं, रिपोर्टिंग के टाइम पे गए नहीं, इसको बोलते हैं फ्री एग्जिट होना। इस समय आप सेकंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज की सीट मिली थी वो आपको दोबारा नहीं मिल सकती, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या होता है, दूसरा ऑप्शन होता है कि कॉलेज में अपन रिपोर्टिंग करें, और कॉलेज में रिपोर्टिंग करके अपग्रेड के लिए बोल दें साहब कि हमें अपग्रेड करना है, हमें सीट अपग्रेड करना है, अपग्रेडेशन का फॉर्म भर दें। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में राउंड 1 की सीट आपकी पक्की हो गई, राउंड 1 की सीट आपको मिल गई है ना, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। अब साथ में आप राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो गए। जब राउंड 2 में आपने जो सीट मैट्रिक्स भरी उसके हिसाब से कुछ अपग्रेड कॉलेज होता है, कुछ अच्छा कॉलेज आपको मिलता है, तो आप वो सेकंड राउंड का अलॉटमेंट ले सकते हैं, है ना। और अगर आपकी चॉइस का नहीं मिलता तो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ था वो सीट आपका है ही सही। फ्री एग्जिट के केस में सीट सरेंडर हो गया, आपको राउंड 1 का जो सीट मिला है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आप अपग्रेडेशन का फॉर्म भरते हैं तो राउंड 2 में जो आपको सीट मिलता है, अगर आप वो नहीं लेते हैं तो राउंड 1 वाला आपके पास होगा, ठीक है। मतलब राउंड 2 में आपने चॉइस फिलिंग करी, कुछ अपग्रेड करने का ऑप्शन बना, अगर वो नहीं मिला तो राउंड 1 का सीट आपका पक्का है, राउंड 1 का सीट आपका पक्का है। तो भैया फ्री एग्जिट के केस में रिस्क है, आप कंफर्म हैं कि आपको इससे अच्छा मिलेगा ही मिलेगा, तभी फ्री एग्जिट करना, वरना फ्री एग्जिट मत करना, ठीक है। अच्छा चलो, राउंड 1 का हो गया, अब मैंने राउंड 2 का काउंसलिंग किया। अब राउंड 2 में क्या करना होगा, क्या राउंड 2 की काउंसलिंग में दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी होगी क्या, बिल्कुल करनी होगी, दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी होगी, दोबारा से सीट लॉक करनी होगी, दोबारा से सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, दोबारा से कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। मतलब राउंड 1 में या तो फ्री एग्जिट या फिर क्या करना है आपको, अपग्रेडेशन।
अब अपग्रेडेशन के बाद राउंड 2 की काउंसलिंग में शामिल हुए। अब राउंड 2 की काउंसलिंग में क्या आपको दोबारा से लॉक करना है? बिल्कुल करना है। दोबारा यहां पर आपको चॉइस फिलिंग करना है, दोबारा सीट लॉक करना है विद इन टाइम पीरियड में। टेंटेटिव डेट्स पिछले साल के हिसाब से मैंने टेंटेटिव डेट्स आपको बताया। अभी फाइनल डेट्स क्या होंगी जब एमसीसी डिक्लेयर करेगा, मैं उसकी जानकारी दूंगा। ठीक है, अच्छा चलो, अब मैंने राउंड टू में मुझे कॉलेज नहीं मिला, है ना। चलो मैं अलग अलग तरह की बात करता हूं। राउंड 1 में कुछ बच्चे सेटिस्फाइड हो गए, उन्होंने कॉलेज ले लिया, तो वो खत्म हो गए, वो राउंड 2 में जाएंगे ही नहीं। राउंड 2 में कौन से बच्चे जाएंगे? फ्री एग्जिट वाले और अपग्रेडेशन वाले। फ्री एग्जिट वाले और अपग्रेडेशन वाले। अब फ्री एग्जिट वालों को या अपग्रेडेशन वालों को अभी भी अपनी चॉइस का कॉलेज नहीं मिलता है, तो मतलब वैसे तो राउंड 2 में कॉलेज मिल जाएगा। राउंड 2 के बाद भी अगर कुछ नहीं मिल रहा है, राउंड 2 तक आपको कुछ नहीं मिला है, तो भैया फिर आप मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल है। फिर आप मॉप अप राउंड करेंगे। ये मॉप अप राउंड क्या होता है? जो सीटें बच जाती है ना राउंड 1 और राउंड 2 के बाद में, जो सीटें बच जाती हैं, ये एमसीसी या फिर स्टेट कॉलेज वाले ये अपने अपने हिसाब से, अलग अलग स्टेट अपने अपने हिसाब से इनकी काउंसलिंग कराता है। ठीक है, अब इसका शेड्यूल कब होता है? ये लगभग अक्टूबर के आसपास होगा। ये लगभग अक्टूबर के आसपास, जब बच्चे रिपोर्टिंग कर चुके होंगे, है ना। रिपोर्टिंग में कुछ बच्चे नहीं आए, कुछ ने सरेंडर कर दिया, कुछ खाली रह गई, वैकेंसी खाली रह गई, तो उन सब सीट के लिए मॉप अप राउंड होता है। अच्छा, मॉप अप राउंड के बाद में भी अगर बच जाता है तो उसको बोलते हैं स्टेरी वैकेंसी राउंड। ये मॉप अप राउंड के बाद में, ये लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था, ये मॉप अप राउंड के बाद में भी कुछ बच जाता है। मान लिया फिर भी कुछ बच गया, कोई लेना ही नहीं चाह रहा, कोई सीट, बीडीएस की कोई सीट खाली रह गई, एमबीबीएस की कोई सीट खाली रह गई, कुछ रह गई, तो उनके लिए फिर से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। मतलब ये राउंड 4 हो गया एक तरह से, ये राउंड 4 हो गया एक तरह से। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 मॉप अप हो गया, ये राउंड 4 ये स्टेरी वैकेंसी राउंड हो गया। इसमें भी आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अच्छा, किनको करना है? जिनको सीट मिल गई उनको नहीं करना है, वो तो अपना कॉलेज में रिपोर्टिंग कर चुके हैं, उनका तो कॉलेज भी स्टार्ट हो जाएगा उस समय तक। ये किनको करना है? जिनको कुछ नहीं मिला है, इनको राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कुछ नहीं मिला है, वो क्या करेंगे? स्टेरी वैकेंसी राउंड का इंतजार करेंगे। ये इसका नोटिफिकेशन कहां आता है? जो ऑल इंडिया कोटे की है वो डेफिनेटली एमसीसी वाले देंगे या पर्टिकुलर कॉलेज वाले बताएंगे, या कई बार एमसीसी ना बता करके पर्टिकुलर कॉलेज वाले भी इंफॉर्म करते हैं। ठीक है, या स्टेट में भी ये होता है, किसी स्टेट में किसी कॉलेज में कोई रह गया तो वो कॉलेज वाले आपको इन्फॉर्म करते हैं। कैसे इन्फॉर्म करते हैं? या तो न्यूज़पेपर में देते हैं, कॉलेज की वेबसाइट पे डाल देते हैं, उसी से ये चीजें सर्कुलेट होती हैं। हमें जैसे जैसे जानकारी मिलेगी आगे, उसकी जानकारी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, वही प्रोसेस होगा, चॉइस फिलिंग होगी, वही लॉकिंग होगा, वही सीट अलॉटमेंट होगा, और उसके बाद वही रिपोर्टिंग होगा। मतलब पूरा प्रोसेस क्या है? काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस क्या है? काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस है, नोटिफिकेशन आते ही सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, फिर क्या करना है साहब? सीट को वो फी जमा करना है, फी जमा करने के बाद में आपको सीट मैट्रिक्स भरना है, सीट मैट्रिक्स के बाद में फिर क्या करना है साहब? चॉइस लॉक करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, उसके बाद क्या होगा? आपको अलॉटमेंट होगा। सीट अलॉटमेंट फर्स्ट राउंड में आपके पास हो गया। मैं ओवरव्यू दे दूं, मैं पूरा ओवरव्यू दे दूं आपको, एक बार फिर से ओवरव्यू दे दूं, सारे राउंड का ओवरव्यू दे दूं। राउंड 1 में आपको जो सीट मिलती है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करेंगे, जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया वो ले जाने। ठीक है, आपका काम खत्म हो गया। अब आपको काउंसलिंग के सेकंड राउंड में नहीं जाना है। अब जो बच्चे या तो फ्री एग्जिट कर लेते हैं, मतलब फ्री एग्जिट मतलब रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, मतलब उनका राउंड 1 का जो कॉलेज का सीट मिला वो उनको नहीं चाहिए, मतलब अब राउंड 1 की सीट उनकी नहीं रही, तो ऐसे बच्चे सेकंड काउंसलिंग देंगे। या जो बच्चे फर्स्ट राउंड में कॉलेज में जाकर के अपग्रेडेशन का फॉर्म भरेंगे, वो सेकंड राउंड को देंगे। ठीक है, और जिनको पहले नहीं मिल पाई थी वो भी सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। मतलब सेकंड राउंड के लिए कौन एलिजिबल है? फ्री एग्जिट वाले बच्चे, ठीक है, अपग्रेडेशन वाले बच्चे, और जिनको नहीं मिल पाया वो बच्चे, वो सब राउंड 2 के लिए एलिजिबल है। फिर से प्रोसेस होगा, फिर से सीट मैट्रिक्स भरना पड़ेगा, फिर से अलॉटमेंट होगा, पूरा प्रोसेस फिर से होगा। अच्छा, उसके बाद राउंड 2 में जो कॉलेज मिल गया तो लेना ही पड़ेगा, जो भी मिल गया वो लेना पड़ेगा, है ना। जो कॉलेज मिल गया राउंड 2 में वो आपको लेना पड़ेगा। मान लिया अपग्रेड किया मैंने, जैसे राउंड 1 में मुझे कोटा मिला था, अब मुझे कोटा का गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में बीडीएस मिला था, है ना। अब मैंने अपग्रेडेशन का फॉर्म भरा और राउंड 2 में जाकर के मान लिया मुझे जयपुर में एसएमएस मिल गया। अब जयपुर एसएमएस मिल गया तो मैं राउंड 1 की सीट छोड़ दूंगा और जयपुर राउंड 2 में जाकर रिपोर्टिंग कर दूंगा। अच्छा, वहां रिपोर्टिंग नहीं करता हूं तो ऑटोमेटिक ये माना जाएगा कि राउंड 1 की सीट मेरी हो गई, मतलब कोटा का गवर्नमेंट कॉलेज मेरा हो गया। और दूसरा ऑप्शन क्या था? फ्री एग्जिट। जिसने फ्री एग्जिट कर लिया था, ठीक है, उसकी तो राउंड 1 की सीट ही खत्म हो गई, अब कोटा का जीएमसी उसका नहीं है, अब राउंड 2 में जो मिलेगा उसको वहीं जाना पड़ेगा, और वहां भी नहीं गया तो मामला खत्म, फिर कुछ नहीं मिलेगा भाई, फिर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आई थिंक पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ये जनरली जो हर साल होता है, मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया। ठीक है, अब इसके बाद में
राउंड 3 जो होता है मॉप अप राउंड, इसमें जो सीटें बच जाती हैं उनके लिए यहां पर बच्चे वैसे ही पूरा प्रोसेस करते हैं, पूरा रजिस्ट्रेशन करेंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही वहां पर अप्लाई करेंगे। कहां अप्लाई करेंगे? ऑल इंडिया कोटे के लिए एमसीसी की साइट पर, और स्टेट कोटे में यहां पर हर स्टेट की अलग अलग कॉलेज की साइट होती है उस पर, या स्टेट की जो बॉडी गवर्न करनी है उसकी साइट पर। अच्छा, इन सबके बाद भी बच गया तो क्या होता है? स्टडी राउंड। इस सबके बाद भी बच गया तो क्या आता है? स्टडी राउंड। इसमें जो सीट बच जाती है पूरी रिपोर्टिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद उनकी एक अलग से काउंसलिंग होती है, वही नोटिफिकेशन, वही रजिस्ट्रेशन, वही चॉइस ब्लॉकिंग, वही आपको अलॉटमेंट, फिर वो रिपोर्टिंग, पूरा प्रोसेस ये है। ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने ऑल इंडिया कोटे का बताया, क्या स्टेट कोटे में भी ऐसा ही होता है क्या? बिल्कुल बच्चों, स्टेट कोटे में भी ऐसा ही होता है। मैं पहले क्लियर कर चुका हूं, दोनों की काउंसलिंग अलग अलग होती है भैया। ऑल इंडिया की काउंसलिंग अलग, स्टेट की काउंसलिंग अलग। अब जब स्टेट की काउंसलिंग होती है ना, तो उसमें भी नोटिफिकेशन आता है, हर स्टेट का अलग अलग नोटिफिकेशन आता है। राजस्थान के बच्चे राजस्थान की 85% सीट के लिए काउंसलिंग करेंगे, महाराष्ट्र के बच्चे महाराष्ट्र की 85% सीट के लिए काउंसलिंग करेंगे, मध्य प्रदेश के बच्चे मध्य प्रदेश की 85% सीट के लिए काउंसलिंग करेंगे। प्लस मैंने बताया वहां उस कॉलेज के, उस स्टेट के जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो भी इसी काउंसलिंग से फिल होंगे। अब जैसे ही नोटिफिकेशन आया, सबसे पहला काम है वही रजिस्ट्रेशन, वही पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन। मैं पोर्टल की जानकारी भी आपको दूंगा, सारे पोर्टल की जानकारी भी आपको दूंगा। ठीक है, वही आपको देखो क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन, वही चॉइस फिलिंग, वही सीट अलॉटमेंट, वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग, प्रोसेस वही है। इस ऑल इंडिया कोटे का, स्टेट कोटे का प्रोसेस वही रहता है, बस दोनों की काउंसलिंग अलग अलग होती है। मतलब ये मिक्स मत कर देना, दोनों की काउंसलिंग अलग अलग है। ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग अलग है, स्टेट कोटे की काउंसलिंग अलग है। ठीक है, तो ये मैंने पूरी जानकारी दे दी आपको, पूरे काउंसलिंग के लिए क्या आपको मानसिक रूप से तैयार रहना है, पूरा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। तो बच्चों, मैंने कहा ना, हर स्टेट का अलग अलग ऑथोरिटी यहां पर काउंसलिंग कंडक्ट कराती है। तो मैंने पूरी सबकी डिटेल दी है, जितने भी स्टेट हैं उन स्टेट में किन किन वेबसाइट्स पर यह काउंसलिंग होती है, ये सबका डिटेल मैंने यहां पर दिया हुआ है। ये आंध्र प्रदेश के लिए किस साइट पे होगा, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश के लिए क्या वेबसाइट होती है, आसाम के लिए क्या वेबसाइट है, बिहार के लिए क्या वेबसाइट है। ये डाटा मैंने कहां से लिया? मैंने लास्ट ईयर 2025 का डाटा लिया। 2025 में जिन जिन बॉडी ने ये एग्जाम कंडक्ट करवाया है, जिन जिन वेबसाइट्स पर काउंसलिंग हुई है, उनकी पूरी जानकारी है। ये पूरी पीडीएफ आपको शेयर कर दी जाएगी। ये स्टेट वाइड ऑफिशियल काउंसलिंग वेबसाइट्स, अगर कुछ बदलाव होता है, कोई स्टेट अपनी वेबसाइट का बदलाव करता है, तो उसकी जानकारी भी आगे भविष्य में आपको दे दी जाएगी। ठीक है, ये सारी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दी, जितने भी स्टेट है सबकी वेबसाइट, इन वेबसाइट्स पर काउंसलिंग होती है। चलो एक ओवरव्यू, लास्ट में समरी बना लें साहब। ये पूरा मैंने जो तुम्हें पूरा बताया उसकी समरी देख लो। 2 तरह की काउंसलिंग होगी, एक ऑल इंडिया कोटे की, एक स्टेट कोटे की। ऑल इंडिया की काउंसलिंग किसके लिए होती है? जितने भी स्टेट के 15% सीट्स हैं, जितने भी, जैसे भी राजस्थान के जितने भी मेडिकल कॉलेज होंगे, महाराष्ट्र के जितने भी मेडिकल कॉलेज होंगे, हर स्टेट के जितने भी मेडिकल कॉलेज होंगे, उनकी 15% सीट यहां ऑल इंडिया कोटे से भरी जाएगी। ठीक है, दूसरा मैंने कुछ डीम यूनिवर्सिटीज भी बताई आपको। ठीक है, 15% बीएचयू के लिए, डीम यूनिवर्सिटी के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, एम्स के 100% सीट के लिए, जिपमेर के लिए, एएफएमसी के लिए, ईएसआईसी के लिए, ये पूरी डिटेल मैंने आपको आज बताई है। ठीक है, किस मोड में होती है काउंसलिंग? ये काउंसलिंग जो भी होती है सब ऑनलाइन मोड में होती है, ऑफलाइन मोड में कोई काउंसलिंग नहीं होती। ऑफलाइन मोड में सिर्फ रिपोर्टिंग होती है कॉलेज अलॉटमेंट के बाद में। पूरी काउंसलिंग घर बैठ करके ऑनलाइन आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, कौन कौन से इंस्टीट्यूट आ जाते हैं इसमें? मैंने कहा ना, गवर्नमेंट भी आ जाते हैं 15% में, प्राइवेट भी आ जाते हैं, वो नर्सिंग भी आ जाता है, ये सारे कॉलेज इसमें आ गए। मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी। अब स्टेट कोटा में क्या होता है? इसके स्टेट कोटा में हर स्टेट की अलग अलग पोर्टल है, अलग अलग वेबसाइट है, उनकी जानकारी मैंने आपको दे दी। किस सीट के लिए अलॉटमेंट होगा? जो 85% बच गई थी उनके लिए, प्लस जितने प्राइवेट कॉलेज उस इंस्टीट्यूट के, उस स्टेट के थे, उस स्टेट की 100% सीटों के लिए। कैसे होगा? यह भी ऑनलाइन होगा। कौन कौन से कॉलेज आएंगे? सारे गवर्नमेंट आ जाएंगे, प्राइवेट आ जाएंगे, डेंटल आ जाएंगे, नर्सिंग आ जाएंगे, उस स्टेट के 85% कोटा के उस स्टेट के, प्लस 100% प्राइवेट कॉलेज की सीट है। तो मैंने पूरा एक ओवरव्यू दे दिया, काउंसलिंग की पूरी डिटेल दे दी, कैसे अलॉटमेंट होता है, कैसे काउंसलिंग में प्रोसेस करना है आपको, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है। अब आगे भी जैसे जैसे नोटिफिकेशन आता जाएगा मैं आपको पूरी जानकारी देता जाऊंगा। तो बच्चों, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आता जाएगा एमसीसी का या ऑल इंडिया का, मैं पूरी जानकारी आपको हमेशा अपडेट करता रहूंगा। तो सीडब्ल्यू काउंसलिंग की दुनिया में आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।